अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर 10 है। पेज नंबर्स मैंने मेंशन कर दिए बुक के, पेज नंबर 119 से 122 तक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस तरह से लास्ट में हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन देखी थी, उससे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखी थी, दोनों के सॉल्यूशंस फाइंड करने के तरीके देखे थे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किया था। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। इससे मिलती जुलती एग्जैक्ट मिलती जुलती हमने प्रॉब्लम पहले देखी थी, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अगर आपको याद हो, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का मकसद क्या था? मकसद था कि जब भी आपके पास किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मौजूद होता है, उसमें कुछ कांस्टेंट्स होते हैं, कोएफिशिएंट्स लाइक सी हो गया या कुछ और कांस्टेंट्स होंगे, तो उन कांस्टेंट्स को फाइंड करने के लिए हमने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम देखी थी। और हमने ये देखा था कि हमें सिर्फ एक वैल्यू गिवन होती थी, इनिशियल पॉइंट गिवन होता था, कभी फाइनल पॉइंट गिवन नहीं था, सिर्फ एक पॉइंट हमारे पास गिवन होता था, तो वो थी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। ये भी आपके कोर्स कंटेंट का हिस्सा है जो आपकी यूनिवर्सिटी ने हमें दी गई है, तो उसमें बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम भी थी। तो पहले तो मैंने सोचा था ये दोनों इकट्ठी प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, अलग अलग करवाऊंगा। ये दोनों टॉपिक्स बहुत ईजी थे। ठीक है, तो मैं मल्टीपल कुछ मुश्किल टॉपिक्स दरमियान में से करवाता हूँ, कुछ आसान करवाता हूँ, ताकि एक एक सिस्टमेटिक वे से तरीका चलता रहे। तो ये इजी है, ये मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में मेजर डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस ये है कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में सिर्फ एक वैल्यू गिवन होती थी, एक इनिशियल कंडीशन गिवन थी। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में दो कंडीशंस गिवन है, जैसे कि ये वाजे नज़र आ रहा है। प्रॉब्लम सच एज, ये देखें, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके कांस्टेंट्स हैं, ये सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नज़र आ रही है, बिल्कुल एक जनरल फॉर्म उसकी मैंने लिखी है। ठीक है, इसने कहा है सॉल्व विद सब्जेक्ट ट्रू। अब ये देखिए, यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे दो कंडीशंस हैं। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में सिर्फ एक इनिशियल कंडीशन गिवन होती है, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में दो इनिशियल कंडीशंस गिवन होती हैं। लाइक दो कंडीशंस, बाउंड्री इसी को कहते हैं, बाउंड कर दिए गए दो वैल्यूज से। तो यहाँ पे दो कंडीशंस गिवन हुआ करेंगी, तो जब दो कंडीशंस गिवन हुआ करेंगी तो वो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तरीकाकार वही है, एग्जैक्ट उसी तरीके से करना है। क्या फ़र्क है? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में सिर्फ एक इनिशियल वैल्यू गिवन होती थी, इसमें दो गिवन हुआ करेंगी। वही तरीकाकार है, उसी तरीके से आपने करना है। तो ये लिखा है सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विद सब्जेक्ट टू दिस इनिशियल कंडीशंस। दो गिवन है, ये देखें दो है, इज कॉल्ड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। सिंपल ये फ़र्क है कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में एक कंडीशन गिवन थी, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में दो गिवन होती हैं। ठीक है, एक मेजर डिफरेंस इसमें ये है। दूसरा मेजर डिफरेंस इसमें क्या है? नोट मैंने लिख दिया, इट हैज़ वन और मोर देन वन सोल्यूशन। इसमें एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। अभी हम आज के लेक्चर में ये प्रूव भी करेंगे। उसमें सिर्फ एक सोल्यूशन निकलता था, इसमें एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। एक सोल्यूशन भी हो सकता है और मल्टीपल सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। एग्जांपल करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं। एक्स डबल डैश मतलब सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस 16x इज इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ये इसका सॉल्यूशन भी गिवन है। ये देखें, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इसका सॉल्यूशन है। इसमें एक कांस्टेंट वैल्यू है C1, दूसरी कांस्टेंट वैल्यू है C2। दो कांस्टेंट वैल्यूज़ के हमने आंसर्स निकालने हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, उसका सॉल्यूशन भी गिवन है। मकसद डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना नहीं है, यहाँ पे इक्वेशन भी गिवन है डिफरेंशियल, उसका सॉल्यूशन भी गिवन है। हमेशा वैल्यू प्रॉब्लम वहाँ इस्तेमाल होती है जहाँ जो उसकी इक्वेशन होती है उसमें जो कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं C1, C2 या C, उनकी वैल्यूज़ फाइंड करना। तो अगर एक इनिशियल की कंडीशन गिवन हो तो वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, दो गिवन हो तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। तो देखिए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ये इसका सॉल्यूशन भी गिवन है जिसमें दो कांस्टेंट है C1 एंड C2। ये सोल्यूशन गिवन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमने ये C1 और C2 की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास दो कंडीशंस गिवन है। एक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 है, एक्स पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0, दो हमारे पास है। तो एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले एक पुट करेंगे, फिर दूसरी पुट करेंगे, किसमें? इस इक्वेशन में। जब पुट करेंगे तो C1 और C2 की वैल्यूज़ आ जाएंगी। करके देखते हैं। दूसरी इसमें डिफरेंस क्या था कि एक या एक से ज़्यादा सोल्यूशन निकल सकते हैं, इसमें ट्राई करते हैं। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये उसका सोल्यूशन है, ये दो उसकी इनिशियल कंडीशंस हैं, तो ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, ये मेरे पास सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, x इज इक्वल टू C1 cos 40 प्लस C2 sin 40। मैंने कहा फर्स्ट यूज़ x ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, पहले इनिशियल कंडीशन डाली, जहाँ x लिखा है वहाँ क्या लिख दिया? x ऑफ 0, C1 की जगह C1 cos 4t, t में क्या पुट कर देना है? 0 पुट कर दिया, प्लस C2 वैसे का वैसे sin 4
टी की जगह क्या पुट कर दिया 0। एक्स ऑफ 0 गिवन था, 0 के इक्वल है 0 लिखा, इज इक्वल टू C1 4 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, ये बन गया cos 0 प्लस C2 साइन 4 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। आपको पता है cos 0 किसके इक्वल होता है 1 के, आपको पता है साइन 0 किसके इक्वल होता है 0 के, तो ये वाली टर्म पूरी क्या हो गई 0। देखें C2 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, तो ये वाली टर्म cos 0 किसके इक्वल है 1, 1 मल्टीप्लाई बाय C1 इज C1, तो C1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई है 0 के। इसका मतलब बना कि अगर इस सोल्यूशन में मैं इस सोल्यूशन में C1 और C2 की वैल्यू पुट करूं तो C2 की तो वैल्यू अभी निकली नहीं है, क्यों, क्योंकि साइन 0 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाय C2 इज समथिंग, बिल्कुल 0 ख़त्म हो गया, मतलब ये टर्म ही ख़त्म हो गई है, पीछे क्या बची ये वाली, तो C1 किसके इक्वल है 0 के, तो यहाँ पे C1 अगर 0 पुट करते हो तो x की वैल्यू क्या आती है, x इज इक्वल टू C2 साइन 4t। ठीक है, अभी आपने सिर्फ C1 की वैल्यू निकाली है, C2 की वैल्यू नहीं निकली, क्यों नहीं निकली, क्योंकि C2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 0 के साथ, तो 0 मल्टीप्लाई बाय C2 इज 0, तो यहाँ पे C2 की कोई भी वैल्यू हो सकती थी, अब हमें वो वैल्यू तो पता नहीं है। ठीक है, तो वो मल्टीप्लाई किससे हो रही है 0, तो 0 से चाहे 10 मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर तो 0 आता, तो अभी सिर्फ C1 की वैल्यू निकली है, तो मैंने वो C1 की वैल्यू कितनी 0, तो जब C1 की वैल्यू 0 इसमें पुट करोगे तो 0 मल्टीप्लाई बाय ये टर्म खत्म हो जाएगी, क्या बचेगा C2 साइन 4t। ठीक हो गया, तो C1 की वैल्यू फाइंड हो गई है, C2 की अभी वैल्यू फाइंड नहीं हुई। अब हम दूसरी जो कंडीशन हमें गिवन थी x पाई बाय 2 इज इक्वल टू 0 वो पुट करके देखते हैं। ठीक है, ये देखें दो कंडीशन हमें गिवन थी क्वेश्चन में, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, तो x पाई बाय 2 जहाँ जहाँ t लिखा है वहाँ वहाँ क्या पुट कर दो पाई बाय 2, तो x की जगह क्या लिखा x पाई बाय 2 इज इक्वल टू C1 की जगह क्या लिखा C1, cos 4t की जगह क्या लिखा पाई बाय 2, C2 की जगह क्या लिखा C2, साइन 4t है t की जगह क्या लिखा पाई बाय 2। ठीक है, 2 2 से कैंसिल हो गया, 2 2 जार 4, तो ये बन गया साइन 2 पाई, साइन 2 पाई C2 वैसे ही। C1 आपने पहले ही फाइंड किया किसके इक्वल है 0 के, तो जब यहाँ पे 0 रखोगे C1 की जगह तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी ख़त्म, तो ये 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग ख़त्म, क्या बचा है C2 साइन 2 पाई इज इक्वल टू 0, क्या बचा C2 साइन 2 पाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे एक गौर करें, साइन 2 पाई का आंसर क्या होता है, याद रखें साइन 2 पाई का आंसर होता है 0। आप चाहे कैलकुलेटर पे लिख के देख लेना, आप चाहे ग्राफ ड्रा करके देख लें, ये देखें साइन का ग्राफ ये होता है, ये साइन का ग्राफ है, साइन 0 भी 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है, साइन 2 पाई भी 0 होता है। देखें तो साइन 2 पाई होता है 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय C2 इज टर्म ही ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि C2 की दुनिया में जोन सी मर्जी वैल्यू रख लो काम चलाएगी, जोन सी मर्जी वैल्यू रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, 1500 रख लो, 1700 रख दो, C2 की वैल्यू जो मर्जी रख दो C2 ही रहेगा। यहाँ पे 7500 भी रख दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है साइन 2 पाई के साथ, और साइन 2 पाई किसके इक्वल होता है 0 के, 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1500 इज 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1700 इज 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1800 इज 0। तो कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला है कि C1 तो 0 है, वो तो नज़र आ रहा है वाकई C1 इज इक्वल टू 0 नजर, लेकिन C2 की तो कोई वैल्यू नहीं निकल पा रही, क्यों, क्योंकि C2 जिस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो टर्म का आंसर 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय C2 इज इक्वल टू 0। इससे ये बात समझ आती है कि C2 की दुनिया में जोन सी मर्जी वैल्यू रख लो उतने ही वो मल्टीपल सॉल्यूशंस देता रहेगा, मल्टीप्लाई उसने 0 के साथ ही होना है। कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में एक सोल्यूशन नहीं है, मल्टीपल सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। कैसे, C1 तो पता लग गया वो 0 है, समझ में आती है 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज खत्म, लेकिन C2 की वैल्यू निकल ही नहीं पाई, क्यों, क्योंकि C2 जिस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो टर्म है 0, साइन 2 पाई किसके इक्वल होता है 0, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि C2 की जोन सी मर्जी वैल्यू रख लो फ़र्क नहीं पड़ता क्वेश्चन में, क्यों, क्योंकि वो टर्म 0 हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये है यू कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ C2, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड फॉर एनी चॉइस ऑफ C2, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है C2 की किसी भी वैल्यू पे। तो मैं कह सकता हूँ C2 की जगह आप C2 ही रहने दें, इसमें चाहे 1500 पुट कर दें, इसमें चाहे 7500 पुट कर दें, इसमें चाहे 13 लिख दें, जो C2 की वैल्यू होगी वही उसका सोल्यूशन होगा। लाइक इसके इनफाइनाइट सोल्यूशंस हैं, C2 की वैल्यू जो मर्जी रख दें, जबकि C1 के लिए ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि C1 फिक्स हो गया था 0, फाइंड किया था आपने, C2 आप फाइंड नहीं कर पा रहे। देखें यहाँ भी 0 लिखा है, ये टर्म भी 0 हो गई है, साइन 2 पाई इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है C2 की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, कॉन्सेप्चुअली इसको देखना, C2 की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो C1 किसके इक्वल है 0 के, C2 किसके इक्वल है, कोई भी वैल्यू रख
सकते हो। तो जब आप आपका सोल्यूशन फाइंड करोगे, ये आपका सोल्यूशन है, इसमें C1 की जगह क्या रखना है 0, तो x किसके इक्वल आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज 0, ये तो टर्म खत्म हो जाती क्योंकि C1 0 है, प्लस C2 साइन 40, अकेला लिख दिया मैंने C2 साइन 40। अब C2 को मैंने C2 ही रहने दिया है, दुनिया का कोई बंदा इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि हमने निकालने की कोशिश की थी, वो तो टर्म ही पूरी 0 हो जाती, तो C2 की हम वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन इसकी कोई ना कोई वैल्यू मौजूद है। अब वो कौन सी है? वो इनफाइनाइट वैल्यूज़ भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि C2 हैव एनी वैल्यू, C2 की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है, 13 भी हो सकती है। तो ये जो इक्वेशन बनी है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। अब इसमें मुझे बताएं कोई C1 या C2 आ रहा है? नहीं आ रहा। जो C2 आ भी रहा है उसकी वैल्यू आप निकाल ही नहीं सकते, उसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है। इसलिए मैं कह सकता हूँ दिस इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस, कि इसके मल्टीपल सोल्यूशन है। क्यों? C2 की वैल्यू निकाल नहीं पाए, इसलिए C2 ही रहने देंगे इसको। इसमें 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन मौजूद थी, इसका ये सोल्यूशन निकला है, ये वाला। और ये एक सोल्यूशन नहीं है, ये इनफाइनाइट सोल्यूशंस हैं। कैसे? क्यों? क्योंकि C2 की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से हम C1 और C2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन में जब ऐसा हो तो तब हम कह सकते हैं अब इसके एक या एक से ज़्यादा सोल्यूशंस हो सकते हैं। अगर C2 की वैल्यू 1 रखूँगा तो 1 एक सोल्यूशन हुआ, C2 की वैल्यू 7 रखूँगा तो वो दूसरा सोल्यूशन हुआ, C2 की वैल्यू या 1500 रख दूंगा तो वो उसका तीसरा सोल्यूशन हुआ। तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में एक या एक से ज़्यादा सोल्यूशंस निकल सकते हैं, ये उसकी एग्जांपल भी है। मकसद था C1 और C2 की वैल्यू निकालना, आपने देख लिया है C1 की वैल्यू 0 आई है, C2 की वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती हैं, क्वेश्चन करते देखा आपने। तो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम यूज़ होती है, यहाँ पे दो इनिशियल कंडीशंस गिवन होती हैं, दोनों को पुट करके हम C1 और C2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो सी वैल्यू निकल आएगी वो पुट करेंगे तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। तो ये दूसरा नोट क्या था इसमें अहम तरीन, इट हैज़ 1 और मोर देन 1 सोल्यूशंस, एक या एक से ज़्यादा सोल्यूशंस हो सकते हैं, जो कि हमने इस क्वेश्चन में देख लिया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है घर में, ट्राई सेम क्वेश्चन विद बाउंड्री कंडीशंस। मतलब अब कंडीशंस मैंने चेंज कर दी हैं, x ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, एक कंडीशन वही है, दूसरी कंडीशन मैंने चेंज कर दी है, x पाई बाई 8 इज इक्वल टू 0। तो आपने इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है, क्लासरूम में सबमिट करेंगे आप। मैं एक असाइनमेंट जनरेट करूंगा क्लासरूम में, असाइनमेंट 1 के नाम से, या ठीक है, आप उसमें उसका आंसर जो भी आपका आएगा उसमें वहीं पे आप सबमिट करवाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने करके देखना है, आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है।